अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ और बीकॉम पार्ट 2। सबसे पहले आज की क्लास में मैं रिसेंट एक डिसीजन कोर्ट का थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा ताकि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे माशरे के अंदर। एक अचकजई साहब हैं, एमपी हैं केपी के, ये पता नहीं बलूचिस्तान के, ये एमपी हैं भारत। तो उन्होंने एक बंदे को रौंद डाला, कुचल डाला, ठीक है ना, अपनी लैंड क्रूजर से। बीच रोड पे खड़ा हुआ था बंदा, पुलिस वाला, उसको उड़ा दिया। उसकी वीडियो फेसबुक पे आपने देखी होगी और दुनिया भर ने वो वीडियो देखी। उसमें साफ जाहिर है कि वो उसकी लैंड क्रूजर है, वो चला रहा था। उसने उसको नशे की हालत में ज़िबा कर दिया, एक तरह से शहीद कर दिया, बेगुनाह मारा गया, ठीक है ना। और जब अदालत में फैसला गया तो अदम सबूत की बिना पर, यानी कि दुनिया भर ने वो वीडियो देख ली, जज आंखों का अंधा हो गया और जज को वो वीडियो नजर नहीं आई और जज ने ये फैसला दे दिया कि भाई वो बेकसूर है और अचकजई जो है इस तरह क्या हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। तो बताया हो सकता है कि कानून, ये एरिस्टोटल ने कहा था कि कानून एक मकड़ी का जाला है जिसमें कमजोर ऐसे जकड़ जाता है, फंस जाता है, कभी नहीं निकल पाता। लेकिन ताकतवर जो होता है उसका कुछ भी कानून नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि कानून एक मकड़ी का जाला है, ताकतवर उसे रौंदता हुआ चला जाता, ठीक है ना। तो ये है हमारे यहाँ का कानून। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह बचाए ऐसे कानून से। हम देखते हैं कि कातिलों को सजा नहीं मिलती हमारे मुल्क में। एक मामूली से अचकजई को जो नहीं पकड़ पाया, वो नवाज शरीफ और जरदारी और ऐसे बड़े बड़े लोगों पे क्या खाक हाथ डालेंगे। खैर, तो ये तो बात बतानी थी आपको करंट के हमारे कोर्ट्स में जो है ना इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं कब हमारे अदालतें इंसाफ देना शुरू करेंगी। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये ज़्यादातर जगहों के यही मसले हैं कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। भाई कि अदम सबूत ही नहीं कोई। दुनिया भर ने वो वीडियो देखी यार, अंधे हैं, सबूत नहीं है, सबूत नहीं पे यार कैसे बेचारे के साथ जुल्म हो गया। यानी कि पुलिस वाले को इंसाफ नहीं मिल रहा है इस मुल्क में, आपको क्या इंसाफ मिलेगा। और बाकी पुलिस वालों को भी चाहिए था, एसपी डीआईजी आईजी, यार तुम भी तो पुलिस वाले हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने बड़ा अहदा दिया। लेकिन सब जाकर अचकजई के साथ खड़े हो गए। वो इतना गुरूर और तकब्बुर वाला है, आप उसकी वीडियोस देखें, एक बहुत बड़ा वडेरा है वो। बेटा पेपर तो पास करना है ना, लॉ तो पढ़ना पड़ेगा। अभी बच्चे ने मैसेज किया, सर क्या फायदा फिर लॉ पढ़ने का बेटा, ऐसे तो बीकॉम तो करना ही है ना अल्टीमेटली। देखें, कानून जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कानून तोड़ भी नहीं सकते। तो कानून तोड़ने के लिए भी कानून का पढ़ना जरूरी है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्रिमिनल लॉ तो पढ़ा ही नहीं था। मैंने मिसाल बहरहाल क्रिमिनल लॉ के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिविल लॉ या बिजनेस लॉ में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बिजनेस लॉ कहाँ यूज होता है, ट्रांजेक्शन में। तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो आपके लिए इस्तेमाल होगा। नाउ, define sale of goods act, explain its essentials। sale of goods act 1930। अच्छा जी, a contract of sale of goods is defined in section 4 subsection 1। अच्छा जी बताइए, मैं जहाँ तक याद है कुछ पढ़ा दिया था ना मैंने, essentials of contract of sale मैंने पढ़ा दिया था आपको। अच्छा ये पढ़ना है मेरे ख्याल से, यस। नया सवाल हम पढ़ेंगे आज, ये नहीं पढ़ा था ना हमने, डिफरेंट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ से बेसिकली आज हम बात शुरू करेंगे। ओके, तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लाजमी 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 स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसको साथ साथ याद भी करते रहिएगा, सही है। तो आज जो हमारा पहला सवाल है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है और एक एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। सेल मतलब मुकम्मल हो जाना किसी चीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट जब मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट हो।
जिसने खरीदा उसको चीज मिल गई, जिसने बेचा उसको पैसा मिल गया। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है ना। जी फाइबर में बहुत आया हुआ ऑप्शन सेल के साथ। अच्छा, आज 6 तारीख, क्या ही बात हो कि अगर 13 तारीख को होगा ना अगला, अगर 13 तारीख की क्लास हमारी लाइव हो जाए, मतलब एक दूसरे के सामने। देखिए कोचिंग जाऊंगा 10 तारीख को जाऊंगा, फैसला ये 10 या 11 को जाऊंगा। बहरहाल ये कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट क्लास तो ये कंफर्म है, और इसके बाद एक क्लास लॉक की होगी संडे को, अगर हुई उसके बाद हम आमने सामने होंगे अगली क्लास में। ओके, तो इन सेल द ओनरशिप इन गुड्स passes to the buyer immediately। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ओनरशिप इन गुड्स passes to the buyer immediately, यानी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फौरन, इमीडिएटली जो ओनरशिप होती है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल हो जाती है, ओनरशिप बायर को मुंतकिल हो जाती है। ठीक है ना। ये जो एग्रीमेंट टू सेल होता है इसके अंदर ओनरशिप मुंतकिल नहीं होती। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप मुंतकिल नहीं होती। ठीक है। ओके, in other words the seller ceases to be in other words the seller ceases to be the owner of the goods and the buyer becomes the owner immediately। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो सेलर है उसकी फॉरन राइट्स खत्म हो जाते हैं और तमाम के तमाम राइट्स मिल जाते हैं बायर। ठीक है ना। अब दूसरी तरफ in an agreement to sell there is no transfer of ownership to the buyer at the time of contract। जब एग्रीमेंट टू सेल होता है तो कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं होता of ownership to the buyer at the time of the contract। The ownership transfers at a certain date। और ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है, एट अ सर्टेन डेट होती है, किसी खास तारीख को होती है, और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। और ये सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस होती है कि मिसाल के तौर पर जब ये पूरा बन जाएगा तो आपको मिलेगा, प्लास्टर हो जाएगा तो आपको मिलेगा, कलर हो जाएगा तो आपको मिलेगा, गाड़ी डेंटिंग पे गई है डेंटिंग हो जाएगी, पेंटिंग हो जाएगी, फिर आपको मिलेगा। सेलर के राइट्स खत्म हो जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर जब वो बेच देता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद सेलर के राइट्स कायम रहते हैं नायाब। ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा, तो एक दोनों देखें इसका नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर को शिफ्ट हो जाती है, यानी कि मालिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर बन जाता है, मालिक एग्रीमेंट टू सेल में बायर नहीं बनता। ठीक है ना। ये हो गया डिफरेंस। दूसरा नेचर ऑफ गुड्स में आ जाता है। नेचर ऑफ गुड्स में क्या कहा जा रहा है
A sale can only be in case of existing and specific goods. यानी सेल कब मुमकिन है? सेल सिर्फ जब पॉसिबल है जब एग्जिस्टिंग गुड्स होने के सामने मौजूद हो, स्पेसिफिक गुड्स हो और स्पेसिफिक भी हो। मिसाल के तौर पर बहुत सारे मोबाइल रखे हैं, लेकिन आपका जो सौदा होगा तो उनमें से स्पेसिफिक मोबाइल पर हाथ रखकर होगा कि ये वाला मोबाइल, इसका ये मॉडल, इसका ये नंबर, इसका ये कलर, या हाथ में उसको पोजीशन लेने के बाद, कब्जा लेने के बाद बात होगी कि भाई ये वाला मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ। ठीक है ना? ये नेचर ऑफ गुड्स में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कब होता है? जब कंफर्म हो जाए कि कौन सा सामान है। ठीक है। अब एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स का भी हो सकता है। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर एक मोहतरमा है जिनका नाम है फरियाल। ठीक है, उनकी शादी हो रही है, होने वाली है। अब उनकी शादी से पहले क्या हुआ कि उनको कैटलॉग दिखाया गया, यहाँ भी आप बेडरूम सेट पसंद कर लें, कौन सा बेडरूम सेट आप लेकर जाना चाहेंगे अपने साथ। वो बेडरूम सेट अभी तस्वीरों में मौजूद है, बना हुआ मौजूद नहीं। तस्वीर दिखा भाई ये वाला मॉडल मुझे पसंद आया, ये वाला बनाना चाहिए, उसका एडवांस जमा हो गया 1,00,000। अब वो फ्यूचर गुड है क्योंकि वो फ्यूचर में बनकर सामने आएगा, अभी वो बना हुआ मौजूद नहीं है। ऐसे सामान को क्या कहते हैं? फ्यूचर गुड कहते हैं। और ऐसे सामान का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता, एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। ठीक है ना? तो एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल एक ऐसा मुआहदा है जिसमें आप ये कह रहे होते हैं ठीक है जी, मैं फला तारीख को पैसे दूंगा पूरे और सामान ले जाऊंगा, अभी मैं 10% दे रहा हूँ, बाकी पैसे मैं बाद में दूंगा, जब मैं पैसे पूरे दूंगा तो अपना सामान ले जाऊंगा। ठीक है ना? तो अगर फ्यूचर गुड्स अभी तैयार नहीं है तब भी ये मुआहदा एग्रीमेंट टू सेल का हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता फ्यूचर गुड्स के ऊपर, एग्जिस्टिंग गुड्स का होना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स का होता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स का भी हो सकता है, फ्यूचर गुड्स का भी हो सकता है, कॉन्टिंजेंट गुड्स का भी हो सकता है, किसी भी सामान का एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। तीसरा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने इसेंशियल साथ साथ वो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, जब मैंने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, जब मैंने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना? एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या बता रहा है कि अ सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द ओनरशिप हैज पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। शुरू का टॉपिक था ये, मैं थोड़ा बता दूं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें अमल दरामद हो चुका है, परफॉर्मेंस दी जा चुकी है, कोई चीज बाकी नहीं। एन एग्रीमेंट टू सेल ये क्या होता है? ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आधी अधूरी परफॉर्मेंस हो चुकी है और बाकी जो है वो बाकी है। मतलब जिस पर कुछ परसेंट परफॉर्मेंस हुई हो, मुकम्मल अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई है तो उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर बिल्कुल 100% परफॉर्मेंस मुकम्मल हो गई है तो उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट टू सेल
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सही है। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ कंसिडरेशन। लेट आने वाले जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं उनको जरा बता दूं, जरा एक नजर दिखा भी दूं। लेट आने वाले हजरात मुतवज्जा हो जाए कि ये है टॉपिक हमारा, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है 5 ईयर में, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप चाहें। द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, अब नेचर ऑफ कंसिडरेशन बता रहा हूँ आपको। कंसिडरेशन इन सेल इज प्रेजेंट। कंसिडरेशन क्या कहते हैं? समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। बदले में जो चीज दी जाए वो होती है कंसिडरेशन, ठीक है ना। बदले में जो भी चीज दी जाए वो क्या है? दैट इज कंसिडरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बदला होता है कीमत, वो कहाँ होती है? प्रेजेंट होती है, उसी वक्त अदा हो रही होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसिडरेशन उसी वक्त अदा हो रही होती है, तो कंसिडरेशन इज प्रेजेंट, क्योंकि उसी वक्त जो है वो पेमेंट हो रही है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? कंसिडरेशन इन एग्रीमेंट टू सेल इज फ्यूचर एंड मे प्रेजेंट। उसमें फ्यूचर भी हो सकती है, प्रेजेंट भी। अमूमन फ्यूचर होती है, सिर्फ 10% प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? 10% दो। मैं भी आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पर कोई मकान खरीदते हैं 50 लाख रुपए का, क्या करेंगे जी? वक्ती तौर पर 50 लाख में से 5 लाख देंगे, ठीक है ना। 50 लाख में से 5 लाख देंगे, और बाकी जो है पैसे वो नहीं दिए जाएंगे। बाकी पैसे कब दिए जाएंगे? जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिस्क। खतरा। रिस्क किसे कहते हैं जी? खतरे को कहते हैं। नेचर ऑफ रिस्क। The general rule is that unless otherwise agreed, the risk of loss is prima facie passes with the ownership. In case of sale, if the goods are destroyed, the loss falls on the buyer even though the goods are in possession of seller, because the ownership has already been passed to the buyer. कितनी अहम बात लिखी, कितनी अहम बात लिखी है इसके अंदर। ये देखें, मिसाल के तौर पर मैंने एक घोड़ा खरीदा, एक घोड़ा मैंने खरीदा, मैंने उसकी पेमेंट कर दी। अब घोड़ा किसका हो गया? जब मैंने उसकी पेमेंट कर दी तो घोड़ा मेरा हो गया, सही है। घोड़ा जहां खड़ा हुआ था मेरे खरीदने से पहले, घोड़ा मेरे खरीदने के बाद भी वहीं उसी बंदे के पास खड़ा हुआ। घोड़े को ये पता चला कि मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया, और ये जो बंदा सामने खड़ा हुआ इसने मुझे खरीद लिया। ये बात सुनकर घोड़े से बर्दाश्त नहीं हुआ, वहीं उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया, इंतकाल हो गया उसका। अब क्या होगा?
किसका नुकसान हुआ? क्योंकि घोड़ा बिक चुका था, खरीदार का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब घोड़ा मरा तो अब ये नुकसान उस खरीदार का हो गया, क्योंकि घोड़ा उसका हो चुका था, बेचने वाले ने बेच दिया, पैसे ले लिए, बात खत्म हो गया। अब अगर घोड़ा मर गया तो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है जी। तो इन केस ऑफ लॉस द बायर विल फेस द लॉस, ठीक है ना, इन केस ऑफ लॉस द बायर विल फेस द लॉस। दूसरी तरफ देखते हैं इन एन एग्रीमेंट टू सेल where the ownership in the goods is yet to pass from the seller in an agreement to sell where the ownership in goods is yet to pass from the seller to the buyer, such loss has to be borne by the seller even though the goods are in the possession of buyer. अब कंडीशन नंबर 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही घोड़ा कंडीशन नंबर 2 है, लेकिन अब ये हुआ कि एक घोड़ा था, एक अस्तबल में बना हुआ था, हम गए वहां पे खरीदने के लिए, घोड़ा हमें पसंद आ गया। हमने कहा जी मैं इस वक्त आपको इतने रुपए देकर जा रहा हूं, ठीक है ना, इस वक्त मैं आपको इतने रुपए देकर जा रहा हूं, और मिर्जा बेटा आपकी वीडियो खुल गई थी, देखिएगा, इस वक्त मैं आपको इतने पैसे देकर जा रहा हूं और मैं आगे 10 दिन बाद आऊंगा और बाकी पैसे देकर आपसे ये सामान ले जाऊंगा, ठीक है। क्या बात हुई कि भाई आज 6 सितंबर है, यौम दिफा पाकिस्तान, मुझे एक घोड़ा पसंद आ गया है, मैं आपको एडवांस में 20,000 रुपये दे के जा रहा हूँ, बाकी के 5 लाख रुपए मैं 15 तारीख को आकर घोड़ा आपसे ले जाऊंगा। अब ये घोड़ा सुन रहा है कि मेरा सौदा हो गया है और ये बंदा मुझे लेने आएगा, घोड़ा अफसोस में चला गया, घोड़े ने खाना पीना बंद कर दिया, भूख हड़ताल कर दी, और 3-4 दिन बाद घोड़े का इंतकाल हो गया। अब मैं आया, हाँ भाई वो मेरा घोड़ा का है, मुझे खरीदना था, ये लो बाकी पैसे। उसने बोला घोड़ा तो मर गया भाई, अभी तो उसका स्वयं भी हो गया, तो 40वां उसका फला तारीख को। अब क्या होगा, मैं बोलूंगा लाओ मेरे पैसे वापसी करो, क्योंकि सारा नुकसान तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, तुम्हें घोड़े का सौदा तुमने किया था, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा खरीदा नहीं था। तो इस सिचुएशन में कौन नुकसान बर्दाश्त करेगा? सेलर नुकसान बर्दाश्त करेगा। अगर अब एक एक जुमले में दोनों बताऊं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो सेलर बर्दाश्त करेगा, और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो बायर बर्दाश्त करेगा लॉस, ठीक है जी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ गुड्स। A sale by a seller in possession after sale, subsequent buyer having the knowledge of the previous sale does not acquire a good title, and therefore original buyer enjoys the double remedy. यानी disposal of goods क्या है कि a sale by a seller in possession after sale, subsequent buyer having the knowledge of the previous sale does not acquire the good title, and therefore the original buyer enjoys double remedy. अब अगर डिस्पोजल ऑफ गुड्स हो गया और सेल जो है दोबारा अगर उसकी करता है तो बायर को उसको पैसे देने होंगे, ठीक है ना, बाद में अगर आ जाता है। मतलब थोड़ा आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँ आपको, अगर कि एक सामान था और उस सामान का सौदा हो गया, वो बंदा सामान लेकर नहीं गया, पैसे देकर चला गया, वो ज्यादा ऐसा कभी कभी लोगों के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े होते, कभी आकर कोई पूछता नहीं कि मेरे अकाउंट में इतने लाखों रुपए पड़े हैं।
बहुत सारे लोग छुपा कर रखते हैं ना पैसा, समझ रहे हैं आप? कि भाई मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसका नाम है शहरियार, ठीक है? शहरियार साहब शादीशुदा हैं, बच्चे जवान, बच्चे नामुराद हैं, बेवकूफ़ हैं, या मतलब बेवफा टाइप के बच्चे हैं। इन्होंने बोला यार मुझे अपने बुरे वक्त के लिए पैसे जमा करके रखने चाहिए, कल को मेरे बच्चे मुझे पैसे ना दें तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। इन्होंने बच्चों से, अपनी बेगम से छुप कर एक अकाउंट खोला। उस अकाउंट में इन्होंने पैसे जमा करना शुरू किया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अचानक से इनको हार्ट अटैक होता है और ये हाल मालिक हकीकी से जाकर मिल जाते हैं। बच्चों को नहीं पता कि बाप का अकाउंट भी था, उसमें 10, 12 लाख, 15 लाख पड़े हुए। इस तरह वो पैसे पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। अब सवाल ये उन पैसों का होता है क्या? गवर्नमेंट ने इन पैसों के लिए रूल बनाया क्योंकि ये पैसे अरबों रुपए में हो जाते हैं एक जमाने में जाकर, करोड़ों और अरबों रुपए हर साल इस तरह से लोग छुपा कर जमा करते हैं और मर जाते हैं। तो मैंने पता है क्या किया है? मैं तो हर अकाउंट की ना डिटेल एक डायरी मैंने बनाई हुई है, और मैंने उस पर सारी डिटेल लिखी हुई है। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ मेरा अकाउंट है, यहाँ मेरा अकाउंट है, यहाँ मेरा अकाउंट है, ठीक है दोस्तों? किसी न किसी को तो कम से कम 1-2 बंदों को पता जरूर होना चाहिए, जिसका आप चाहते हैं कि भला हो जाए बाद में, तो उसको जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, a sale by a seller in possession after sale, subsequent buyer having the knowledge of the previous sale does not acquire a good data। ये बात हो गई। ये मैं समझ रहा था कि उन पैसों का होता क्या है कि गवर्नमेंट ने रूल ये बनाया हुआ है कि जैसे ही 1 साल गुजरता है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो सबसे पहले उस अकाउंट को लॉक किया जाता है। लॉक करने के बाद हर साल एक लेटर लिखा जाता है पैसे पड़े में, जिसके यहाँ आके ले जाए, जिस एड्रेस पर अकाउंट खुला होता है उसको लेटर लिख, नहीं आया कोई भी, 10 साल गुजर गए तो वो पैसा सरकारी खजाने में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद होती है। इस तरह से वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में शामिल हो जाता है। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। बायर्स राइट। बायर्स राइट्स। ऐसे में एंड हो रही है मीटिंग, तो मैं इसको क्लोज करके दोबारा शुरू करता हूँ। फौरन ज्वाइन कीजिएगा विदाउट एनी गैप, फौरन दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है जी? मिसबा मैं बताता हूँ दोबारा, आपने मैसेज पढ़ लिया।